So our topic today is neoplasia. Let's start with the definition. Neoplasia means new growth, and a new growth is called a neoplasm. Neoplasia actually is a process, the conclusion of which is neoplasm. Neoplasia है क्या? Neo means new, plasia means proliferation. जैसे hyperplasia की बात की थी, hyper means increased and plasia means increased number of proliferation. But there are few differences between hyperplasia and neoplasia, because neoplasia has to be an abnormal growth, but hyperplasia is not always an abnormal growth. कई जगहों पे हमें hyperplasia physiologically भी चाहिए होता. Neoplasia एक्चुअली इसकी डेफिनेशन है जो विल्स डेफिनेशन है, जो कि बहुत वेल नोन डेफिनेशन है, बिकॉज Dr. Willis was a researcher of neoplasia, and his research in neoplasia is tremendous. So the definition of Willis is a neoplasm is an abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with that of the normal tissue and persists in the same manner after cessation of stimuli which evoke the change. इसके 3 पार्ट्स हैं इस डेफिनेशन के. 3 पार्ट्स में अगर हम इसे डिवाइड करें तो हमें ये डेफिनेशन आसानी से समझ आ जाएगी. सबसे पहली बात जो मैंने पहले भी की थी, नियोप्लाज्म हैज़ टू बी एन एबनॉर्मल मैस ऑफ टिश्यू. राइट, नॉर्मल नहीं हो सकता. नियोप्लास्टिक सेल या नियोप्लेजिया या नियोप्लाज्म कभी भी नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो सकती. फर्स्ट. दूसरी बात कि जो ये ग्रोथ है ये एक्सीड कर सकती है, इन्वेड कर सकती है अपने सराउंडिंग टिश्यूज़ में. ऐसा नॉर्मली नहीं होता. हर किसी की अपनी एक कन्फाइंड बाउंड्री है. हर टिश्यू की एक कन्फाइंड बाउंड्री है, एक माइक्रो एनवायरनमेंट है एनाटॉमिकली, जिसमें वो ग्रो करता है और वहीं पर ही रहता है. कभी भी एपिडर्मल सेल्स डर्मिस में नहीं जाते. कभी भी लिवर हेपेटोसाइट्स ग्रो करके पेरिटोनियल कैविटी में नहीं जाते. ठीक है. इसी तरह तीसरी बात जो है वो ये है कि नॉर्मल सेल को उसका एक प्रोसेस है कि उसे प्रोलिफरेटिंग सिग्नल्स जैसे मिलते हैं, इसी तरह उसको रोकने के सिग्नल्स भी दिए जाते हैं. आगे मैं डिस्क्राइब भी करूँगा इस बात को. तो इसी तरह जैसे इवोक्ड सिग्नल्स हैं, इसी तरह स्टॉप करने के भी सिग्नल्स होते हैं, इनहिबिट करने के भी सिग्नल्स होते हैं उस ग्रोथ को. अदरवाइज तो ऑब्वियसली वो अपनी बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी और वो एक नॉर्मल ग्रोथ बन जाएगी. इसलिए नॉर्मली तो प्रोलिफरेटिंग सिग्नल्स भी होते हैं, सुप्रेसिंग सिग्नल्स भी होते हैं, सुप्रेसर्स भी होते हैं. लेकिन यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि कुछ जगहों पे इवन आफ्टर द सेसेशन ऑफ स्टिमुलाई, इवन आफ्टर द सुप्रेशन ऑफ स्टिमुलाई, जो ग्रोथ है वो वैसे की वैसे ही चलती रहेगी, परसिस्ट ग्रोथ रहेगी. लेकिन जब विलिस ने ये डेफिनेशन दी थी उस वक्त उन्हें शायद ये नहीं पता था कि बाद में इस बात को रिसर्च किया गया और इस बात को समझा गया न्यूप्लेजिया के लिहाज से कि इसमें कुछ 2 इनसिक्योरिटीज़ हैं, 2 लिमिटेशंस हैं इस डेफिनेशन में. पहली लिमिटेशन इसमें उन्होंने ये कहा कि persist in the same manner after cessation, but that's not true for all tumors. कुछ malignant ट्यूमर्स ऐसे हैं कि जिनमें अगर आप सेसेशन कर दें स्टिमुलाई की तो वो रिग्रेस कर जाते हैं, उनका साइज कम हो जाता है. मोस्टली हार्मोन डिपेंडेंट जितने भी ग्लैंडुलर न्यूप्लेजियाज हैं, बेशक वो बिनाइन हो मैलिग्नेंट हो, बट मोस्टली मैलिग्नेंट. दूसरी बात इसमें ये भी है कि उन्होंने ये लिखा हुआ है कि स्टिमुलस चाहिए है, उसको एक परसिस्टेंट स्टिमुलस चाहिए है, स्टिमुलेशन चाहिए है ग्रोथ के लिए. बट ऐसा नहीं है. समटाइम्स इवन आफ्टर द सेसेशन ऑफ स्टिमुलस, अगर हम स्टिमुलस को ख़त्म भी कर दें तो स्टिल जब एक दफ़ा ग्रोथ शुरू हो जाए एक स्टिमुलेशन के बाद, तो बाद में उसे बार बार स्टिमुलेशन नहीं चाहिए. बार बार उसको इवोक करने के लिए किसी भी प्रोलिफरेटिंग सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं है. वो खुद सिर्फ एक दफ़ा अगर आप उस ग्रोथ को स्टिमुलस दे देंगे, बाद में वो ऑटोनॉमसली स्टिमुलेटेड रहेगा और ऑटोनॉमसली प्रोलिफरेट होता रहेगा. सो फिर ये जो 2 चीज़ें हैं, ये लिमिटेशन है इस डेफिनेशन की. उसके बाद जो अगली बात है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ट्यूमर. जैसे कि आपने स्टार्ट में देखा था कि हमने आज नोमेनक्लेचर
पढ़ना है ट्यूमर्स का, तो फिर हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ट्यूमर्स कहाँ कहाँ पे हैं, और उसके बाद फिर हम नोमेनक्लेचर पे आएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ ट्यूमर, कौन कौन से ट्यूमर्स आपने अगर देखें पेरेन्काइमा और स्ट्रोमा को, तो सिर्फ ट्यूमर्स के ये कंपोनेंट्स नहीं है, नॉर्मल टिश्यूज़ के भी ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जो हेपेटिक स्ट्रोमा है वो एक कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लिवर है, जो कि आपके पेरेन्काइमल सेल्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है ताकि वो फंक्शन कर सकें। मॉर्फोलॉजिकली ये चाहिए हमें। यूं ही ग्लायल सेल्स जो हैं वो ज़रूरी हैं पेरेन्काइमल सेल्स की सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो कनेक्टिव टिश्यूज़ बनाएंगे। इसी तरह पेरेन्काइमा में जो है, इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ neoplastic cells, and it defines the function and morphology of any kind of tumor in the body. Stroma on the other hand, ठीक है कि ये फ्यूचर डिफाइन नहीं करता किसी भी ट्यूमर का, लेकिन स्ट्रोमा बहुत ज़रूरी है एंजियोजेनेसिस के लिए, ब्लड सप्लाई के लिए, कनेक्टिव टिश्यू के लिए, स्ट्रक्चर्स को उस ट्यूमर के अराउंड इकट्ठा करने के लिए, मेटास्टेसिस के लिए। दैट्स वाई स्ट्रोमा का भी उतना ही एग्जैक्टली रोल है किसी भी ट्यूमर में जितना कि पेरेन्काइमा का है, विच इज़ मेड ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल्स। नोमेनक्लेचर क्या है, हम डिस्कस करेंगे हर ट्यूमर के। कुछ मेसेनकाइमल ट्यूमर्स हैं, जैसे कि बेनाइन में भी, और कुछ एपिथेलियल ओरिजिन्स हैं। इसी तरह मेलिग्नेंट में भी मेसेनकाइमल ओरिजिन्स हैं एंड एपिथेलियल ओरिजिन्स हैं, लेकिन दोनों के नेम्स डिफरेंट हैं। Benign tumor is cohesive expansile mass of tissue and with an innocent gross and microscopic appearance, implying that it will remain localized to its site of origin and will be easily amenable to surgical removal. इस डेफिनेशन से आपको क्या पता चलता है? इस डेफिनेशन से हमें सबसे पहले जो बहुत ही सिंपल सी बात पता चलेगी वो ये है कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो हमेशा एक्सपेंसाइल होता है, वो फैलता ज़्यादा है, लेकिन वो इन्वेजन नहीं करता, कहीं भी इन्वेड नहीं करेगा, ठीक है। वो अपने ही जगह पे जहाँ वो ग्रो करेगा वहीं पे ही रहेगा, ये एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की, तो वो इन्वेजन करते हैं, वो इन्वेड करते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स रिलीज़ करते हैं जो नेबर स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो कहीं भी और जा सकते हैं, जिसे कोई हम आगे पढ़ेंगे, इसको मेटास्टेसिस भी कहते हैं। ओके, बिनाइन ट्यूमर्स कौन से होते हैं, आप ज़रा इसको एक दफ़ा पढ़ें। ऑल सेल्स ऑफ मेसेनकाइमल ओरिजिन फॉलोज दिस रूल। एक्चुअली एक सफस है जो हम एक यूज़ करते हैं, और हम कहते हैं कि हर बिनाइन ट्यूमर मोस्टली जिसका ओरिजिन मेसेनकाइमा से है उसके एंड पे ओमा आएगा। प्लीज़ रिमेंबर, कौन सा, जिसमें हमेशा हर बिनाइन ट्यूमर जो मेसेनकाइमल ओरिजिन के लिए है। हाँ, कुछ ऐसे ट्यूमर्स जो एपिथेलियल ओरिजिन से हैं उनके भी एंड पे ओमा आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेसेनकाइमल ओरिजिन के ट्यूमर्स को हम ओमा से डिनोट करते हैं। जैसे कि फाइब्रोप्लास्टिक सेल्स का है तो फाइब्रोमा, कार्टिलेजिनस है तो कॉन्ड्रोमा, उसके बाद स्मूथ और स्केलेटल मसल बिनाइन ट्यूमर है लियोमायोमा या रेब्डोमायोमा, राइट। ये ट्यूमर्स हैं, इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा कि नेम्स लिखे हुए हैं, नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर ऑफ बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन, देयर क्लासिफिकेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स। अब हम क्लासिफिकेशंस पे आते हैं बिनाइन ट्यूमर्स की, और उसकी क्लासिफिकेशन मैग्रीन क्लासिफिकेशन, बट ये जो क्लासिफिकेशन है ये स्पेशली बिनाइन ट्यूमर्स के उन ओरिजिन्स की जो एपिथेलियल से आ रहे हैं। इससे आगे जाने से पहले दो तीन बातें मैं आपसे भी कर लेता हूँ, क्योंकि ये ना हो कि आप जाके बाद में कंफ्यूज हो जाएं। एक तो बात ये कि कैंसर का क्या मतलब है। कैंसर का मतलब है क्रैब। कैंसर एक्चुअली क्रैब एक टर्म से, जो क्रैब्स होते हैं उनसे डिनोट हुआ है, लैटिन वर्ड क्रैब से डिनोट हुआ है कि ये जहाँ भी होगा
ये वहाँ पे जुड़ जाएगा बहुत फर्मली, और हम कितनी ही कोशिश करें इसको सर्जिकली रिमूव करने की, रेडियोथेरेपी से रिमूव करने की, कीमोथेरेपी से रिमूव करने की, लेकिन ये वहाँ पे स्टक रहता है, ये अपने पंजे गाड़ के रखता है लाइक क्रैब्स। इसलिए कैंसर जो है वो लैटिन वर्ड क्रैब से आया। और ट्यूमर को एक्चुअली पहले ज़माने में ट्यूमर को स्वेलिंग से याद रखा जाता था, बेशक वो इन्फ्लेमेशन की वजह से क्यों ना हो, लेकिन अब ट्यूमर की जो स्वेलिंग है उसे इन्फ्लेमेशन से डिनोट नहीं किया जाता। अब ये कहा जाता है कि ट्यूमर इज मोर क्लोजली रिलेटेड टू एनी स्वेलिंग विच इज बिकॉज ऑफ एनी न्यूप्लास्टिक ग्रोथ। सो मुझे ये लगा कि आगे जाने से पहले, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिनाइन ट्यूमर की बात हो रही है, तो ट्यूमर का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब जो क्लासिफिकेशन है एपिथेलियल ओरिजिन की न्यूप्लेजिया में, हमने पहले पढ़ी बिनाइन में मेसेनकाइमल ओरिजिन, अब हम पढ़ेंगे एपिथेलियल ओरिजिन। एपिथेलियल ओरिजिन में जो सबसे पहले ट्यूमर है वो एडिनोमा है। अच्छा, एडिनोमा बड़ा इंटरेस्टिंग ट्यूमर है। वो इस तरह से कि एडिनोमा हमेशा ग्लैंडुलर ट्यूमर होगा, ठीक है, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ग्लैंड्स, ठीक है, एंडोक्राइन हो, एक्सोक्राइन हो, कोई भी ग्लैंड्स हों, जैसे आपको पता ही होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो वो होंगे जो कि ऐसा हार्मोन रिलीज़ करें जो कि आपकी बॉडी में ही रहे, आपके टिश्यूज़ में ही रहे, आपके ब्लड में ही जाए, जैसे कि थायराइड ग्लैंड। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, वो या स्वेट ग्लैंड्स हैं या लैक्रिमेशन ग्लैंड्स हैं कि जो वो रिलीज़ करेंगे वो आपकी बॉडी पे एक्सपोज होगा, सामने नजर आएगा, उसे हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। कहा जितना वो म्यूकस सिक्रेटिंग हो, सैलिवरी सिक्रेटिंग हो, टीयर सिक्रेटिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हमें सामने नजर आएंगे, दैट्स वाई हम उन्हें कहते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अच्छा, glandular tissue with non-glandular patterns, thyroid adenoma, non-glandular tissues with glandular patterns, renal tubular adenoma। अच्छा, ये ज़रा कॉम्प्लेक्स सी बात है, इसको मैं सिंपल करके बता देता हूँ। देखिए जी, या तो वो एडिनोमा को किसी ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड है, या तो वो किसी ग्लैंड से उसका ओरिजिन हो, तो फिर हम उसे ये कहेंगे कि हाँ ठीक है ये एडिनोमा है, या फिर उसका ओरिजिन किसी भी स्ट्रोमा से हो, किसी भी एपिथेलियल सेल से हो, कहीं से भी हो, लेकिन जब वो ग्रो हो जाए तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्लैंडुलर हों, उसको भी हम एडिनोमा कहेंगे। जैसे कि यहाँ रीनल ट्यूब्यूलर एडिनोमा लिखा हुआ है, रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स जो हैं वो कोई ग्लैंड नहीं है, ठीक है, रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स कोई थायराइड, कोई एड्रीनल ग्लैंड नहीं है। अगर वहां से कोई ओरिजिन होता है ट्यूमर, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्लैंडुलर होती हैं, वो ग्लैंडुलर वे में ग्रो करता है, तो फिर हम ये कहेंगे ये एडिनोमा है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद पेपिलोमा, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक विजिबल फिंगर लाइक और वॉर्टी प्रोजेक्शंस फ्रॉम एपिथेलियल सर्फेसिस, दैट इज ओरल पेपिलोमा। इसमें क्या बात होगी? इसमें ये बात होगी जी, देखिए कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि ग्रो कर रहा है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की सूरत में, ठीक है, और वो एक फिंगर लाइक, बट इट शुड बी बियॉन्ड इट्स ओरिजिनल सर्फेसेस, तो फिर हम उसे कहेंगे ये पेपिलोमा है। सिस्टेडिनोमा, ये सारी एपिथेलियल ओरिजिन्स की बात हो रही है। सिस्टेडिनोमा में होगा वो एडिनोमेटस ग्रोथ कि जो सिस्टिक शेप में हो, जब हम उसे माइक्रोस्कोपिकली देख रहे हों। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, अच्छा इन्होंने पोलिप की बात नहीं की, वैसे एक और स्ट्रक्चर है पोलिप। पोलिप में ये होता है कि पोलिप क्या है, वो एग्जैक्टली पेपिलोमा से मिलता जुलता है, दैट्स व्हाई इट शुड बी डिस्कस्ड हेयर, बट पता नहीं मुझे बुक में होगा या नहीं। लेकिन जो पोलिप है उसमें यह है कि मैक्रोस्कोपिकली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी जो म्यूकोजल सर्फेसेस से ग्रो कर रही होगी और ल्यूमन की तरफ जा रही होगी। मोस्टली आपने नेजल पोलिप्स के बारे में सुना भी होगा। लेकिन अगर यही बिनाइन है, क्योंकि हम बिनाइन ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं, अगर यही स्ट्रक्चर कैंसरस हो जाए तो हम इसे कहेंगे ये पोलिपॉइड कार्सिनोमा है। लेकिन अगर ये बिनाइन रहेगा तो हम इसे सिंपल ये कहेंगे ये एक सिंपल पोलिप है। अब जो हमने ये बात की कि ओमा जो है वो हमेशा बिनाइन ट्यूमर्स के लिए आएगा, मोस्टली इन मेसेनकाइमल ट्यूमर्स। लेकिन कुछ जगह हैं कि जहाँ पे ओमा जो है वो ठीक नहीं ठहरता, क्योंकि वो ट्यूमर्स को डिनोट ही नहीं कर रहा होता। सो फिर हम हमेशा उन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में भी ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, उन चीज़ों को जो एक्सेप्शंस हों। दैट्स वाई मैंने आपको एक्सेप्शंस बताई विलनेस की भी, दैट्स वाई मैं आपको एक्सेप्शंस बताना चाहता हूँ इस सफिक्स ओमा की भी। वो ये कि जैसे हेमाटोमा है, वो कोई बिनाइन ट्यूमर तो नहीं है, तो कलेक्शन ऑफ ब्लड है। ग्रेनुलोमा है, आपने ग्रेनुलोमा के बारे में पता,
आपने पढ़ा है ग्रेनुलोमेटस एक इन्फ्लेमेशन, उसमें ग्रेनुलोमा है लेकिन वो कोई बिनाइन ट्यूमर नहीं है। कोरियोस्टोमा है, ठीक है, इज द प्रेजेंस ऑफ एक्चुअली नॉर्मल टिश्यू इन नॉर्मल प्लेसेस, एक्टोपिक प्लेसेस पे बन जाता है। जैसे पेनक्रियाटिक टिश्यू के बारे में कहा जाता है कि पेनक्रियाटिक टिश्यू में कई ऐसे पेनक्रियाटिक कैंसर्स हैं कि जिनका पेनक्रियाटिक टिश्यू समटाइम्स ट्रेवल करके इंटेस्टाइन में जाके मिलता है आपको, ठीक है। आगे हम इन ट्यूमर्स की बात भी करेंगे। और हेमाटोमा है, इस तरह के बहुत बहुत सारे हैं जिनमें ओमा आएगा, लेकिन हम उनसे ये नहीं कह सकते ये जो ओमा है ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे कोई बेनाइन ट्यूमर्स की बात हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। Malignant tumors they are collectively referred to as cancers. Malignant tumors can invade and destroy adjacent structures and also spread to distant sites. क्यों malignant structures ऐसा करते हैं, इनकी क्या खासियत है, मैं आपसे ये अच्छे तरीके से आगे भी डिस्कस करूँगा। malignant tumors जो कि मेसेनकाइमल, जैसे हमने पहले भी मेसेनकाइमल टिश्यू की बात की, उसके बाद हमने एपिथेलियल ओरिजिन की बात की, एग्जैक्टली हम मेलिग्नेंट में भी ऐसी बात करेंगे, मेसेनकाइमल की एंड एपिथेलियल की। अच्छा, अब जो कैंसरस ट्यूमर्स जो कि मेलिग्नेंट हैं, ठीक है, मेलिग्नेंट कैंसर्स में, मेलिग्नेंट कार्सिनोमास में हमेशा जिनकी मेसेनकाइमल ओरिजिन होगा उन्हें हम सार्कोमा से डिनोट करेंगे। जैसे देखें वहाँ पे हमने फाइब्रोमा कहा था, यहाँ हम उसी फाइब्रोब्लास्ट के कैंसर्स को कहेंगे फाइब्रोसार्कोमा। वहाँ हमने कार्टिलेज की बात की तो हमने वहाँ पे बात की थी कॉन्ड्रोमा, यहाँ हम उसे कह रहे हैं क्योंकि वो मेलिग्नेंट हो चुका है कॉन्ड्रोसार्कोमा, लियोमायोसार्कोमा, रेब्डोमायोसार्कोमा। एपिथेलियल ओरिजिन में होगा तो क्या होगा, मेलिग्नेंट ऑफ एपिथेलियल ओरिजिन ड्राइव्ड फ्रॉम एनी ऑफ द 3 जर्म लेयर्स, कहीं से भी अगर ग्रो कर रहा है। मोस्टली जो एपिथेलियल ओरिजिन से मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो किसी से भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसा मिक्स ट्यूमर्स में नहीं है एक्चुअली। इसलिए इस बात को यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी था कि वो तीनों जर्म सेल से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मिक्स ट्यूमर्स नहीं ग्रो करते, इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया है। तो फिर वो एपिथेलियल ओरिजिन के मेलिग्नेंट ट्यूमर्स जो तीनों जर्म सेल्स से ग्रो कर रहे होंगे उसे हम कहेंगे ये कार्सिनोमा है। अब जो कार्सिनोमा वर्ड है, ये वर्ड मोस्टली मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली भी नहीं कहा जा सकता। हम समटाइम्स बेनाइन ट्यूमर्स के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो एक्चुअली ऑन्कोलॉजी में हों, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हों, वो हमेशा ये पसंद करते हैं कि कार्सिनोमा वर्ड तब यूज़ हो जब कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर हो। जैसे एडिनोमा हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन यहीं पे अगर एग्जैक्टली हार्मोन डिपेंडेंट या ग्लैंडुलर ट्यूमर है तो उसे हम ये कहेंगे कि वो एडिनोकार्सिनोमा है, जो कि पहले सिंपल एडिनोमा था, जो एपिथेलियल ओरिजिन में था, बेनाइन ट्यूमर्स की बात हो रही है। एडिनोकार्सिनोमा, अगर वही एडिनोमा जो बेनाइन था वो मेलिग्नेंट हो जाए तो उसे हम कहेंगे अब ये एडिनोमा से एडिनोकार्सिनोमा हो गया है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एग्जैक्टली एपिथेलियल ओरिजिन से होंगे। यहाँ पे पोलिप का जिक्र किया गया है और मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्यों नहीं जिक्र किया गया था, लेकिन एग्जैक्टली दोनों में ही अवेलेबल हैं। उसमें भी बेनाइन ट्यूमर्स में भी पोलिप होते हैं और यहाँ पे भी पॉलिप्स होते हैं, जिन्हें पॉलीपॉइड कार्सिनोमा कहते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की सूरत में। कुछ मिक्स ट्यूमर्स होते हैं जो कि ना बेनाइन है जब ना मेलिग्नेंट हैं, ये मिक्स्ड हैं। इनको मिक्स ट्यूमर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मोर देन वन मोर्फोलॉजिकल पैटर्न ग्रो करते हैं, शो करते हैं, एक्सपोज करते हैं। जब हम इन्हें माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो मोस्टली ये इफेक्ट करते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स को, और ये हमेशा सिंगल जर्म लेयर से ग्रो करेंगे। इसलिए पहले भी बताया गया था कि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो तीनों जर्म लेयर्स से आ सकते हैं, लेकिन ये हमेशा सिंगल जर्म लेयर से ग्रो करेंगे। मोस्टली दे लव टू ग्रो ऑन पैरोटिड ग्लैंड्स, दे लव टू अटैक पैरोटिड ग्लैंड्स, द कॉमनेस्ट साइट ऑफ मिक्स्ड ट्यूमर इन केस ऑफ सेलिवरी ग्लैंड अटैक्स। ज़्यादा पैरोटिड ग्लैंड पे इनका अटैक होता है, ज़्यादा पैरोटिड ग्लैंड से ये ट्यूमर्स ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। सो मिक्स ट्यूमर्स जो हैं अगर वो पैरोटिड ग्लैंड पे होंगे तो हम इसे कहेंगे ये प्लियोमार्फिक एडिनोमा है पैरोटिड ग्लैंड का। प्लियोमार्फिज्म क्या है आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्लियोमार्फिक एडिनोमा है पैरोटिड ग्लैंड का, उसमें ये होगा कि 2 मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स होंगे। अगर आप बुक में देखें तो उनमें लिखा भी होगा शायद कहीं ना कहीं कि इनमें एपिथेलियल पैटर्न्स भी होते हैं और इवन मिक्सोमेटस पैटर्न्स भी होते हैं।
ठीक है, जो दैट कंटेन्स एक्चुअली कार्टिलेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्सोमेटस। तो फिर इसलिए दे एक्चुअली, दैट इज वेरी ट्रू दैट दे आर ड्राइव फ्रॉम सेम जर्म लेयर, बट इनकी मॉर्फोलॉजिकली दो पैटर्न्स होंगे इनमें, एपिथेलियल ओरिजिन भी होगा और मिक्सोमेटस ओरिजिन भी होगा, थोड़ा सा ये कार्टिलेज भी शो कर रहे होंगे। टेराटोमा क्या है? टेराटोमा जो है ना वो, उसमें अगर आप ये देखें कि ये मोस्टली आपको मिलेगा टेस्टीज में, ओवरीज में, पाइनियल ग्लैंड्स में, लेकिन जो खासियत ये है इसकी मैग्नीन ट्यूमर्स वाली खासियत है वो ये कि ये वन और मोर जर्म लेयर्स में भी से भी ग्रो कर सकता है। ये एक जर्म लेयर से नहीं करेगा लाइक मिक्स ट्यूमर्स, ये मल्टीपल जर्म लेयर से ग्रो करेगा, ठीक है, और मल्टीपल जर्म लेयर से मे बी 2 मे बी 3, ऑल ऑफ द 3। मोस्टली कहाँ ग्रो करेगा? टेस्टिस में, ओवरीज में या पाइनियल ग्लैंड्स में। ये कुछ स्पेशल नोमेनक्लेचर्स हैं, इनको आप एक दफ़ा इनके नेम्स को आप पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। डिफरेंसेस क्या हैं जी बेनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के? अच्छा, जो मैं ये जो सेकंड पार्ट में भी से रिकॉर्ड करूँगा ट्यूमर्स का, न्यूप्लेजिया का, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से भी बताऊंगा बेनाइन और मेलिग्नेंट में, आपको बहुत बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों इसे बेनाइन कहते हैं और क्यों इसे मेलिग्नेंट कहते हैं, और मेलिग्नेंट अगर इसे कहते हैं तो क्या ज़रूरत है उसे मेलिग्नेंट कहने की, उसमें क्या ऐसी बातें हैं कि जो उसे मेलिग्नेंट कहना चाहिए। लेकिन यहाँ भी हम थोड़ा बहुत तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम इसकी कुछ पहले तो मैक्रोस्कोपिकली बात करते हैं। मैक्रोस्कोपिकली हम ये बात करते हैं कि इनमें वेरिएशन होगी साइज एंड शेप में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो बेनाइन होते हैं वो हमेशा स्लो ग्रोइंग होते हैं, और जो मेलिग्नेंट होते हैं वो हमेशा फास्ट ग्रोइंग होते हैं। इसलिए कई ऐसे ओवेरियन कार्सिनोमास होते हैं जिनमें ये कहा जाता है कि वो एक दिन में 3 सेंटीमीटर्स भी ग्रो करते हैं, इसलिए आपको उन्हें रिसेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत जल्दी। एक और बात जो हमने पहले भी मैंने आपसे की थी, मैंने आपसे ये कहा था कि एक्सपेंसिव होते हैं जो ट्यूमर्स होते हैं बेनाइन, और जो मेलिग्नेंट होते हैं वो हमेशा इन्वीजन करते हैं मल्टीपल स्ट्रक्चर्स पे। बेनाइन कभी भी अपनी ओरिजिनल साइट नहीं छोड़ते। डिप्लॉइड होगा जो डीएनए होगा, सिंपल स्पिंडल शेप्ड होगा, लेकिन मेलिग्नेंट में डीएनए इतना म्यूटेटेड हो सकता है कि वो मे बी ट्राइप्लॉइड हो, मे बी क्वाड्रिप्लॉइड हो, ठीक है। माइटोटिक काउंट लो, माइटोटिक काउंट, नॉर्मल माइटोसिस। अब नॉर्मल क्यों है? क्योंकि रेंज ऑफ प्लॉइडी है, दैट्स वाई। क्योंकि माइटोसिस इसलिए डिस्टर्ब्ड है क्योंकि जो स्पिंडल शेप डीएनए होना चाहिए था, क्रोमोसोम होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। रिटेंशन ऑफ स्पेशलाइजेशन, लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। क्या है रिटेंशन ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन? एक्चुअली ये डिफरेंशिएशन है कि कितना डिफरेंशिएटेड है बेनाइन ट्यूमर और कितना वेल डिफरेंशिएटेड है मेलिग्नेंट ट्यूमर। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो स्पेशलाइजेशन है, ये डिफरेंशिएशन है बेनाइन ट्यूमर की, वो तो बहुत अच्छी है, वो वैसी ही है जैसे नॉर्मल सेल्स की होती है। लेकिन जो डिफरेंशिएशन है, जो स्पेशलाइजेशन है मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की, वो वैसी नहीं है। देखें इसका क्या मतलब है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। क्या ऐसा होता है कि आप हेपेटोसाइट्स को लें कहीं भी आप लिवर से, और उसको आप न्यूरॉन्स में, किसी के ब्रेन में आप डाल दें, ठीक है, आप उसको वहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दें, क्या वहाँ एक छोटा सा लिवर बन जाएगा? कभी ऐसा नहीं होता। क्या कभी ऐसे होता है कि आप स्प्लीन को उठा के लिवर की जगह पे ट्रांसप्लांट कर दें, वहाँ पे एक और स्प्लीन बन जाएगी? कभी भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्या कभी ऐसा होगा कि आप न्यूमोसाइट्स को लें और उसको कहीं और बॉडी में इंजेक्ट कर दें या ट्रांसप्लांट कर दें, और वहाँ पे आप मे बी आप फीमर में कर दें, वहाँ पे एक नया लंग बन जाएगा? कभी भी ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हर सेल की एक बहुत वेल डिफरेंशिएशन है। उस डिफरेंशिएशन, उस कॉम्प्लेक्सिटी जो हर सेल में है, उसको एक माइक्रो स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है ताकि वो वहाँ पे ग्रो कर सके। वो स्पेशलाइज्ड माइक्रो जो एनवायरनमेंट है, जब तक किसी भी हेपेटोसाइट को नहीं मिलेगा, वो वहाँ पे लिवर ग्रो नहीं करेगा। अगर उसको हेपेटोसाइट को आप ब्रेन में ले जाएं तो वो जो एक स्पेशलाइज्ड माइक्रो एनवायरनमेंट है वो उसको नहीं मिलेगा, तो वो वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि डर्मल सेल्स ग्रो करते करते एपिडर्मिस में घुस गए, नहीं, वो उनकी एनाटॉमी नहीं है, वो उनकी बाउंड्री, उनकी एक बाउंड्री है, वो उसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनकी एक कन्फाइंड एनाटॉमी है, वो अपनी एनाटॉमी को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कभी भी लिवर पेरिटोनियम से होता हुआ कहीं स्प्लीन के करीब नहीं पहुंच जाता, ठीक है।
तो बेशक आप क्यों नहीं हेपेटोसाइट्स को ले लें, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप एक लिवर को आप रिसेक्ट करें और किसी और में ट्रांसप्लांट करें, लेकिन वो उसी माइक्रो एनवायरनमेंट में करें, तो वो ग्रो कर जाता है, बिकॉज वो एक वेल स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो अपने स्पेशलाइज्ड माइक्रो एनवायरनमेंट को डिटेक्ट कर लेता है। और एक और आपको बड़ी सिंपल सी बात भी बताता हूँ कि कुछ ऐसे इनमें एक और स्पेशलिटी भी होती है स्पेशलाइज्ड सेल्स में, कि ये अपने आसपास के जो सेल्स होते हैं, जो नेबरिंग सेल्स होते हैं, पेरेंकाइमल सेल्स हों, एपिथेलियल सेल्स हों, ये उनसे कनेक्टेड रहते हैं। इनको पता होता है इनके नेबर में क्या है। अगर ये ब्रेन में चले जाएंगे या ये पेटोसाइट्स, तो इनको पता चल जाएंगे ये हमारा नेबर नहीं है। वो किस तरह होते हैं वो मैं आगे थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये एक्चुअली बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत एक्सटेंसिव कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इनको पता होता है, ये इतने स्पेशलाइज्ड होते हैं कि इनको पता होता है कि हमारे नेबर में क्या है और हम किस एनवायरनमेंट में है। बट यही स्पेशलिटी लूज हो जाती है मेलिग्नेंट में। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि यही जो स्पेशलिटी है एम्ब्रियोनिक सेल्स में नहीं होती। जब एम्ब्रियो होता है, कोई भी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है किसी माँ में जब ग्रो कर रहा होता है, जब भी प्लेसेंटा में ग्रो कर रहा होता है, तो वहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है, वो जो एक एम्ब्रियो है जो ग्रो कर रहा है इनटू फीटस, वो उनमें भी लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अभी ऑर्गेनोजेनेसिस करना होता है। तो कोई कहाँ होता है, कोई कहाँ होता है, लेकिन वो ऑर्गेनोजेनेसिस करने के लिए एक दूसरे में इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं, तो उनमें भी लॉस ऑफ स्पेशलिटी होती है। एग्जैक्टली ऐसा होगा मेलिग्नेंट में। वो बिल्कुल एम्ब्रियोनिक सेल्स की तरह, एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स की तरह, जर्म लेयर्स की तरह एक्ट करना शुरू कर देंगे। हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें इन्फिल्ट्रेट नहीं करना चाहिए, लेकिन मेटास्टेसिस के लिए क्या जरूरी है? इन्वेजन। और इन्वेजन के लिए क्या जरूरी है? कि वो लेस स्पेशलाइज्ड हों और किसी भी माइक्रो एनवायरनमेंट में जाके ग्रो कर सकें और अटैक कर सकें। सो इसलिए ये लाइन यहां पे लिखी गई है कि उनमें लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन इसलिए होगी कि वो जो स्पेशलिटी उनको चाहिए थी कहीं ग्रो करने के लिए एक स्पेशल माइक्रो एनवायरनमेंट में, वो स्पेशलिटी अब इनमें नहीं है। तो बेशक वो जो डर्मल सेल्स हैं वो एपिडर्मल में भी जा सकते हैं, एपिडर्मल डर्मल में भी जा सकते हैं, अगर लिवर कार्सिनोमा है तो ब्रेन में भी जा सकता है, लंग कार्सिनोमा है तो स्टमक में भी आ सकता है। ये सब एक दूसरे से दूर तक ग्रो कर सकते हैं। इसी को मेटास्टेसिस कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेलिग्नेंट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन रिटेन्ड ऑलमोस्ट सिमिलर बात है। ऑर्गेनाइज्ड, नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ऑब्वियसली वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं बेनाइन ट्यूमर्स, ये नॉट ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। क्यों ऑर्गेनाइज नहीं होते? क्योंकि इन्वेड कर लेते हैं। इनकी बड़ी इनकी जो शेप होती है वो बहुत हेफाजिल्ट सी होती है, दैट्स वाई। और इनमें इवन लार्जर सेल्स भी होते हैं, लार्ज सेल्स भी होते हैं, नॉट लाइक लैंगरहैंस सेल्स, लेकिन इसमें एक कुछ सेल्स होते हैं उनकी जो साइज होता है वो बड़ा होता है, कुछ सेल्स होते हैं उनका स्मॉल होता है, लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइज्ड या बिनाइन ट्यूमर्स में नहीं होता। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, यूजुअली फंक्शनल डिफरेंशिएशन ऑफन लॉस्ट उनमें, क्योंकि वो वेल डिफरेंशिएटेड हैं, मे भी उनमें फंक्शनैलिटी रहे, मे भी वो सेल्स उनमें जो पेरेंकाइमल सेल्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली रिटेन्ड हैं, तो मे भी उनका फंक्शन भी रिटेन्ड रहे, लेकिन ऐसा फंक्शनल डिफरेंशिएशन ऑफ मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में नहीं होता, क्योंकि ये इतने, इनकी डिफरेंशिएशन इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि वो उनमें कोई फंक्शन नहीं होता। उनका सिर्फ फंक्शन ये होता है कि वो प्रोलिफरेट किए जाएं और मल्टीपल स्ट्रक्चर्स पे अटैक करें। अच्छा, यहाँ पे कुछ और डिफरेंसेस नहीं लिखे, मुझे बता देने चाहिए। जो बिनाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें हेमरेज एंड नेक्रोसिस नहीं होता, लेकिन मेलिग्नेंट में हेमरेज एंड नेक्रोसिस होता है। ठीक है, उनमें हेमरेज एंड नेक्रोसिस होता भी रहता है, वो स्टिल प्रोलिफरेट होते रहते हैं, फिर नेक्रोसिस होता है, फिर प्रोलिफरेट होते रहते हैं, इसलिए वो डी शेप्ड होते हैं। और एक और बात भी है कि जो बिनाइन होते हैं वो एनकैप्सुलेटेड होते हैं, मेलिग्नेंट नहीं होते। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फिर उसी लिमिटेशंस ये हैं कि जो लियोमायोमा है वो बिनाइन है, लेकिन उनमें कैप्सूल नहीं होता। और एग्जैक्टली सिमिलरली मेलिग्नेंट में रीनल सेल कार्सिनोमा विच इज़ अ मेलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि मेलिग्नेंट है बिकॉज उसमें कार्सिनोमा आ गया है, लेकिन वो इनकैप्सुलेटेड होता है। हाँ, फॉल्स कैप्सूल होता है, बड़ा एक सूडो कैप्सूल होता है, लेकिन होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। अच्छा, डिफरेंशिएशन इन एनाप्लेसिया, मैंने आपसे डिफरेंशिएशन की जिक्र किया है। देखिए जी,
मैंने आपसे डिफरेंशिएशन के बारे में आपको सारी बात बता दी कि डिफरेंशिएशन इज द एक्सटेंट टू विच न्यूप्लास्टिक पेरेन्काइमल सेल्स रिजेंबल द कोरस्पॉन्डिंग नॉर्मल पेरेन्काइमल सेल्स बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली। डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन यही है कि वो जो सेल है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली कैसा है अपने नेबरिंग सेल्स के अकॉर्डिंग, कितना वेल डिफरेंशिएटेड है। अगर तो वो बहुत वेल डिफरेंशिएटेड है तो फिर तो वो वहीं पे ग्रो भी कर सकता है, वहीं कन्फाइन भी रह सकता है, वो बेनाइन भी होगा, हम उसे रिसेक्ट आउट भी कर सकते हैं। अगर वो वेल डिफरेंशिएशन नहीं है उनमें, जैसे एनाप्लेजिया, एनाप्लेजिया है क्या? यही लैक ऑफ डिफरेंशिएशन इज एनाप्लेजिया। लेकिन हमें ये बताया जाता है, जो कि बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, कि मेलिग्नेंट ट्यूमर्स एनाप्लास्टिक होते हैं। ऐसा नहीं है, वो वेरिएबली डिफरेंशिएशन होती हैं उनमें, वेरिएबली डिफरेंशिएटेड होते हैं। कुछ में लैक ऑफ डिफरेंशिएशन होती है, कुछ में बहुत कम डिफरेंशिएशन होती है, कुछ में अच्छी डिफरेंशिएशन भी होती है लाइक बेनाइंस। लेकिन स्टिल हम उसमें ये कहते हैं कि उनमें जो वेरिएबिलिटी है डिफरेंशिएशन में, सिंपल एनाप्लेजिया नहीं है, सिंपल एनाप्लास्टिक नहीं होते, लेकिन बहुत वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। कौन से? बेनाइन। और डिफरेंशिएशन है क्या? कि मॉर्फोलॉजिकली फंक्शनली नेबरिंग सेल्स से वो कितने मैच कर रहे हैं, कितना कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितना उनसे मिलते जुलते हैं। क्योंकि जितने वो उनसे मिलते जुलते होंगे उतने ज़्यादा वो बेनाइन रहेंगे, उतने ज़्यादा वो फंक्शनली डिफरेंशिएटेड रहेंगे। बेनाइन ट्यूमर्स, ये बात यहाँ पे लिखी भी हुई है, उसको आप एक दफ़ा पढ़ भी लीजिएगा। द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद एनाप्लेजिया। अच्छा, अब एक एक बात को इधर जिक्र किया गया कि एनाप्लेजिया जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या होती हैं एनाप्लेजिया से जो एसोसिएटेड होते हैं। हम क्यों कहते हैं किसी को कि इसमें लैक ऑफ डिफरेंशिएशन आ जाती है? एक तो इसमें बात है प्लियोमॉर्फिक, ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, ये प्लियोमॉर्फिज्म होता है। प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है? इनमें वेरिएशन होती है इन साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस इन कोरस्पॉन्डेंस टू साइटोप्लाज्म। अच्छा, वो उसका क्या मतलब है? इसमें आपने सेकंड लाइन है, इसको पढ़ें, एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी। इसका मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं। साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म अगर चेंज होगा, एबनॉर्मल होगा नेबरिंग सेल से, तो हम इसे कहेंगे ये एनाप्लेजिया है। एनाप्लेजिया की एक टाइप है, एनाप्लेजिया की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक एनाप्लास्टिक सेल है। ठीक है, उसमें प्लियोमॉर्फिज्म हो चुका है। लेकिन अगर उसमें एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी है तो फिर इसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा? सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि जिसमें न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, उसमें शेप एंड सेल का जो साइज ऑफ सेल है और जो शेप ऑफ सेल है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। तो हम इसमें कहेंगे प्लियोमॉर्फिज्म भी शुरू हो गया है, और उसके साथ साथ उसमें एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी भी है। क्योंकि न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी अगर एबनॉर्मल होगी तो ही प्लियोमॉर्फिज्म आएगा, तो ही साइज एंड शेप ऑफ सेल चेंज होगा। क्या मतलब है एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी का? ये मतलब है कि देखें, हमेशा जो नॉर्मल सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होती है वो हमेशा 1:4 या 1:6 होती है। न्यूक्लियस छोटा होता है और साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, जिसमें ऑर्गेनेल्स ऑब्वियसली जिन्होंने हार्बर किए होते हैं ऑर्गेनेल्स को। ठीक है, तो जिनमें वो या तो 1:4 1:4 होगा या 1:6 होगा। इसमें ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियस का साइज इतना बढ़ जाता है कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस की जो रेशियो होती है, जो एवरेज निकलती है 1:1 निकलती है, जिसे 1:4 या 1:6 होना चाहिए था। सो फिर इसलिए इसे कहेंगे ये एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी होती है एनाप्लेजिया में। एबनॉर्मल माइटोसिस होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो स्पिंडल अपरेटस है वो बाइपोलर से होता, वो बाइपोलर की बजाय इट विल बिकम ट्राई और क्वाड्रिपोलर। ठीक है, और फिर क्या होगा, सेल जो हैं वो हेफेजेडली, ये भी होता है कि इसमें यहाँ पर नहीं लिखा हुआ लेकिन एनाप्लेजिया में ये भी होता है, जो सेल्स होते हैं वो हेफेजेडली अरेंज होते हैं विद जाइंट सेल्स विच इज़ नॉट क्लोजली इवन रिलेटेड टू लैंगरहैंस सेल्स, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ, पहले भी मैंने आपसे बात कर ली कि रेट ऑफ ग्रोथ डिफरेंट होंगे। क्या? बेनाइन ट्यूमर ग्रो स्लोली एंड malignant tumors grow distant and rapidly. इन्वेजन होगी malignant ट्यूमर की बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। मेटास्टेसिस कब होगा? जब इन्वेजन होगी। आगे इसको और भी डिस्कस करेंगे। बेनाइन ट्यूमर डेवलप्स अ रिम ऑफ फाइब्रस कैप्सूल, ये बात मैंने आपसे पहले कर दी थी। मेटास्टेसिस आप इसको देख लीजिएगा। कंपैरिजन बिटवीन, आई थिंक मैंने ये बात पहले कर दी है, जितनी भी बातें हैं ये सारी पहले हो चुकी हैं। ये कंपैरिजन है, इसको एक दफ़ा देख लें। हाँ, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, इनमें ना एक और चीज़ है जो कि नहीं बताई गई, वो मोनोक्लोनलिटी है। मोनोक्लोनलिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप नियोप्लेजिया एंड हाइपरप्लेजिया की बात करेंगे, तो नियोप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया के डिफरेंसेस की बात करेंगे, तो हाइपरप्लेजिया एक नॉर्मल वेल कंट्रोल्ड प्लेजिया है, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल है हाइपरप्लेजिया। लेकिन हमने जैसे पढ़ा कि एनाप्लास्टिक सेल जो है, एनाप्लेजिया जो है, वो हमेशा एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, और वो कभी भी, जैसे विलस डेफिनेशन में है, वो कभी भी कंट्रोल्ड नहीं होती, वो अनकोऑर्डिनेटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। सो नियोप्लेजिया अनकोऑर्डिनेटेड अनकंट्रोल्ड, हाइपरप्लेजिया में ऐसा नहीं है। हाइपरप्लेजिया कैन बी स्टॉप्ड इफ वी स्टॉप द स्टिमुलस, ठीक है, बट नियोप्लेजिया ऐसा नहीं होता, कुछ में होता है लेकिन मोस्टली नहीं होता। हाइपरप्लेजिया जो हमेशा वेल डिफरेंशिएटेड होता है अकॉर्डिंग टू देयर नेबरिंग सेल्स, लेकिन नियोप्लेजिया में ऐसा नहीं है, बेनाइन में है, मेलिग्नेंट में नहीं है। मेलिग्नेंट कभी भी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होता। उसी के साथ साथ एक मोनोक्लोनलिटी है। मोनोक्लोनलिटी ये है, अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर सकता होता तो मैं आपको बेहतर बता सकता। मोनोक्लोनलिटी में ये है कि जो सेल्स होते हैं, अगर 3 जर्म सेल्स हैं और एक जर्म सेल से क्लोनल एक चलो जर्म सेल्स तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कहना चाहिए कि अगर एक पेरेंट सेल है, ठीक है, उससे जो नॉर्मल हाइपरप्लेजिया होता है या जो नॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, वो बहुत सारे पेरेंट सेल से क्लोन्स निकल रहे होते हैं और बहुत सारे पेरेंट सेल से प्रोलिफरेशन हो रही होती है। लेकिन इन केस ऑफ नियोप्लेजिया हमेशा मोनोक्लोनल होता है जो कैंसर होता है या ट्यूमर होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक पेरेंट सेल से सारे डॉटर सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं, एक पेरेंट सेल से, ठीक है। अगर हम अगर हम पढ़ें कि व्हाट इज म्यूटेशन, तो अगर आप म्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ें तो एक बड़ी रॉन्ग डेफिनेशन है। वो मैं क्यों बता रहा हूँ म्यूटेशन यहाँ पे, क्योंकि वो ये ज़रूरी है समझने के लिए मोनोक्लोनलिटी। म्यूटेशन के बारे में अगर आप ये पढ़ें तो म्यूटेशन के बारे में कहा जाता है कि चेंज इन द जीन और abnormality in the gene, but that's not true. Change in the gene, abnormality in the gene, you must know that there are 30,000 changes occur per day in every DNA of the cell. 30,000, बट वो रिपेयर हो जाती हैं हर डीएनए में, हर डीएनए के लोकाय में, जीन्स में 30,000 चेंजेस आती हैं पर डे, और वो रिपेयर हो जाती हैं बाय योर रिपेरेटिव मटेरियल जो कि अवेलेबल है हर न्यूक्लियस में, हर सेल में, ठीक है। सो फिर इसे तो म्यूटेशन ना कहा गया। फिर ये म्यूटेशन कैसी हो गई? म्यूटेशन ये है कि इररेपरेबल डैमेज टू योर डीएनए और योर जेनेटिक मटेरियल दैट कैन बी इनहेरिटेड टू देयर प्रोजेनी सेल्स, जो इनहेरिट हो सके अपने डॉटर सेल्स में। सो जो मोनोक्लोनल होते हैं मेलिग्नेंट सेल्स या बेनाइल सेल्स, वो हमेशा एक ही पेरेंट सेल से ग्रो कर रहे होते हैं, और वो जो पेरेंट सेल होता है उसमें मोनोक्लोनलिटी में उसमें एक चेंज आया हुआ होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल में चेंज आया हुआ होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल डिस्टर्ब होता है। वो डिस्टर्ब जो जेनेटिक मटेरियल है वो सारे प्रोजेनी सेल्स में जाएगा, वो म्यूटेशन सारे प्रोजेनी सेल्स में जाएंगे। देखें, अगर तो पॉलीक्लोनल होता तो एक पेरेंट सेल में अगर म्यूटेशन है, दो में नहीं है, दो पेरेंट सेल में नहीं है, तो वो दो पेरेंट सेल तो सही सेल्स को ओरिजिनेट कर रहे होते हैं ना, सही सेल्स को ग्रो कर रहे होते हैं। लेकिन एक ही सेल से ग्रो करता है, दैट्स व्हाई इट इज मोनोक्लोनल। एक ही सेल से आपका ट्यूमर ग्रो करना शुरू करता है। एक सेल होता है जिसमें म्यूटेशन आती है और वो अपने डॉटर सेल्स, प्रोजेनी सेल्स, अपने ऑफस्प्रिंग्स ग्रो करता है, और उनके सारे जीन्स में, सारे डीएनएज में, उनके सारे सेल्स में म्यूटेशन होती है। तो फिर ये वो म्यूटेशन हुई ना जो इनहेरिट हुई। चेंज आना किसी भी जीन में ये म्यूटेशन नहीं है, लेकिन वो चेंज उसके डॉटर सेल्स में भी जा रहा है। सो मोनोक्लोनलिटी में जब डॉटर सेल्स आ रहे हैं तो उन डॉटर सेल्स में म्यूटेशन भी आ रही है उसी एक सेल से जो ग्रो कर रहा था ट्यूमर। ये मोनोक्लोनलिटी है। अच्छा, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। स्प्रेड ऑफ ट्यूमर क्या है? देखिए जी, रूट्स हैं मल्टीपल मेटास्टेसिस की, कहीं से भी ग्रो कर सकता है। जैसे कि नेचुरल रूट्स हैं हमारे, कौन से? मल्टीपल ट्रैक्ट्स हैं। हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है, जीआईटी है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये तो यूजुअल हैं, नेचुरल हैं। फिर लिम्फेटिक्स हैं, ब्लड है। बॉडी कैविटीज से
भी ग्रो कर सकते हैं सीडिंग थ्रू द बॉडी कैविटी। कौन सी कैविटीज? पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, सबरेकनॉइड स्पेसेस, पेरिन्यूरल स्पेसेस हैं, ठीक है। जैसे कि वो एक इनकी बात यूँ की जा सकती है बॉडी कैविटीज़ की कि कुकनबर्ग ट्यूमर है जो कि ओरिजिनली ग्रो करता है स्टोमक में और पेरिटोनियम से होता हुआ वो आपकी जीआईटी में चला जाता है, आपकी पेरिटोनियल कैविटी में ग्रो करता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉडी कैविटी से कैसे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कुकनबर्ग ट्यूमर में स्टोमक में ग्रो किया हुआ ट्यूमर पेरिटोनियल कैविटी को इन्वेड करता हुआ आपकी जीआईटी में चला जाता है, आपके इंटेस्टाइन्स में चला जाता है, ठीक है। और मोस्टली कुकनबर्ग ट्यूमर ओवरी में भी जाता है, मोस्टली 95% ऑफ द टाइम्स ओवरी में, 5% टाइम्स ऑफ द इंटेस्टाइन में। लिम्फेटिक स्प्रेड, एक्चुअली लिम्फेटिक जो कार्सिनोमास हैं, कार्सिनोमास क्या हैं आपको याद रखना चाहिए। कार्सिनोमास कौन से हैं? जो एपिथेलियल ओरिजिन से मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आ रहे हैं। कार्सिनोमास दे लव टू ट्रेवल थ्रू लिम्फेटिक्स मोस्टली, ठीक है। अच्छा, अब वो लिम्फेटिक्स से स्प्रेड करने की दो तरीके हैं, एक एम्बोलिक स्प्रेड है, एक परमिएशन है। जो एम्बोलिक स्प्रेड है वो क्या है? बिल्कुल ये जैसे आपने एम्बोलाई के बारे में पहले भी पढ़ा है, बिल्कुल इसी तरह ही है कि एम्बोलिक स्प्रेड में ये होता है कि जो मैलिग्नेंट टिश्यूज होते हैं वो ट्रेवल करते हैं थ्रू लिम्फेटिक्स और कहीं और जाके मेटास्टाइज कर जाते हैं, कहीं और जाके ग्रो कर देते हैं। लेकिन परमिएशन में ये होता है कि अलोंग द ट्रैक्ट ऑफ लिम्फेटिक्स, जो लिम्फेटिक्स की जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा होगा, सिर्फ लिम्फेटिक्स के पैसेज के थ्रू ही वो ग्रो करते हैं, कहीं दूर जाके ग्रो नहीं करेंगे। उसके पैसेज के साथ साथ जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा होगा वहीं वहीं पे ही ग्रो करते रहेंगे, ठीक है, और उस ट्रैक्ट के साथ साथ ही चलेंगे। अच्छा, स्प्रेड जो है वो रेट्रोग्रेड भी हो सकता है, एंटीरोग्रेड भी हो सकता है। फॉरवर्ड स्प्रेड होगा, एंटीरोग्रेड होगा, लिम्फेटिक्स से आगे की तरफ भी ग्रो कर सकता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि जो रेट्रोग्रेड स्प्रेड है इन कार्सिनोमास का, जो लिम्फेटिक्स के थ्रू जा रहे हैं, उनमें कुछ ऐसे सुपरक्लेविकुलर ग्लैंड्स होते हैं कि अगर कैंसर स्टोमक में ग्रो कर रहा है तो वहाँ से लिम्फेटिक्स से होता हुआ वो लेफ्ट सुपरक्लेविकुलर ग्लैंड तक ग्रो कर जाता है। इसे हम कहेंगे ये रेट्रोग्रेड स्प्रेड है, ठीक है। लिम्फेटिक स्प्रेड तो है बट रेट्रोग्रेड है। ये अकॉर्डिंग जो अलोंग द पैसेज ऑफ लिम्फेटिक्स ग्रो नहीं किया है, बल्कि ये एबनॉर्मली ग्रो कर रहा है। ये अपने पैसेज से ग्रो होता होता लेफ्ट सुपरक्लेविकुलर ग्लैंड तक चला गया, जिसे वार्कोस ग्लैंड भी कहते हैं मेरे ख्याल से। ब्लड वेजल से सार्कोमास लव टू ट्रेवल विद ब्लड वेजल्स। अच्छा, ब्लड वेजल्स कौन सी? देखिए, जो नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा जो ग्रो करते हैं ट्यूमर्स या स्प्रेड करते हैं, ये ब्लड वेजल्स में या स्प्रेड तो करते हैं, लेकिन ब्लड वेजल्स में मोस्टली वेन्स में, ठीक है। ब्लड वेजल्स में, आर्टरीज में नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में कुछ रेजिस्टेंट मटेरियल है जो कैंसर को रेजिस्ट करता है, जैसे कि कार्टिलेज, कोलेजन। वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, कार्टिलेज, कोलेजन और इलास्टिन, ये तीन ऐसी चीज़ें, कुछ और भी चीज़ें होंगी जो रेजिस्ट करती हैं कैंसर को, जो रेजिस्ट करती हैं एनाप्लास्टिक ग्रोथ को, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ को, ठीक है। बट इसी तरह ही वेन्स, लिम्फेटिक्स एंड पेरिन्यूरल स्पेसेस, दे लव टू हार्बर द ग्रोथ ऑफ एनी काइंड ऑफ कार्सिनोमास, ठीक है। सो फिर जो ब्लड वेजल्स हैं, क्योंकि उनमें इलास्टिन ज़्यादा है, क्योंकि उनमें वेस्कुलर मसल्स हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं, तो फिर ये रेजिस्ट करती हैं कैंसर ग्रोथ को और फिर ये रेजिस्ट करती हैं स्प्रेड ऑफ कैंसर को। इसलिए ब्लड वेजल्स जहाँ भी पढ़िएगा कि सार्कोमास ब्लड वेजल से स्प्रेड कर रहे हैं, हेमाटोजेनस स्प्रेड की बात हो रही है, जहाँ भी ग्रो कर रहे हैं, तो आप ये बात दिमाग में समझ लीजिएगा कि फिर बात ये हो रही है कि ब्लड वेजल्स में मोस्टली वेन्स की बात हो रही है, क्योंकि इलास्टिन होने की वजह से ब्लड वेजल्स की आर्टरीज में वहाँ से स्प्रेड नहीं हो पाएगा सार्कोमास का। और एक और बात भी यहाँ लिखी हुई है, थिक वॉल्ड आर्टरीज, थिक वॉल भी होती है आर्टरीज की, दैट्स वाई भी वो इन्वेजन को सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। ये जो आगे जितनी भी बातें हैं, हाँ ये मैंने एक दफ़ा देख ली थी, इनमें कुछ ऐसा नहीं है जो कॉन्सेप्चुअल हो, आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा और आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू। मैं इसे सेकंड पार्ट में आपको फिर बेसिस बताता हूँ कि कैंसर एक्चुअली ग्रो कैसे करता है और क्यों करता है।